नमस्ते। और ड्रॉन एंड रीड्रॉन द मेकिंग ऑफ इंडियाज इंटरनल बाउंड्रीज के नए सीजन में आपका स्वागत है। ये एक बड़े इंडिया स्टेट स्टोरीज प्रोजेक्ट का हिस्सा है जो भारत की राजनीतिक और प्रशासनिक सीमाओं के विकास की पड़ताल करता है। हाँ, और ये प्रोजेक्ट पुणे में फ्लेम यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर लेजिस्लेटिव एजुकेशन एंड रिसर्च द्वारा समर्थित है। इस नए सीजन में हम अपने वर्तमान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के गठन के दिलचस्प इतिहास पर बात करेंगे। और पहले एपिसोड में हम ये जानेंगे कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कैसे भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना। ये पूरी बातचीत इंडिया स्टेट स्टोरीज में हमारी टीम के लिखे एक लेख पर आधारित है। इन लेखों को गूगल के नोटबुक LM की मदद से ऑडियो बातचीत में बदला गया है। शो नोट्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की कहानी में गहराई से उतर रहे हैं। जब भी इन द्वीपों का नाम आता है तो मतलब आंखों के सामने खूबसूरत बीच, नीला पानी, छुट्टियां, यही सब आता है। सही बात है। लेकिन बंगाल की खाड़ी में बिखरे ये 572 द्वीप ये सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट से कहीं ज्यादा हैं। बिल्कुल। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये भारत की 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा में करीब 2,000 किलोमीटर और जोड़ देते हैं। जी। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये द्वीप सिर्फ एक खूबसूरत जगह से भारत की सुरक्षा के एक मजबूत किला कैसे बन गए। वो कौन से ऐतिहासिक मोड़ थे जिन्होंने इनकी किस्मत तय की? आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया है। इन द्वीपों की कहानी बहुत गहरी और मतलब कई परतों वाली है। और आज हम जिन स्रोतों पर बात कर रहे हैं यानी इंडिया स्टेट स्टोरीज का लेख, वो इसी सफर को समझने में हमारी मदद करेगा। ये हमें प्राचीन काल से लेकर आज के रणनीतिक महत्व तक की पूरी तस्वीर दिखाता है। तो फिर बिल्कुल शुरुआत से करते हैं, मतलब इन द्वीपों के सबसे पहले निवासियों से। जी, हमारे स्रोत एक हैरान करने वाली बात बताते हैं कि अंडमान द्वीप समूह आउट ऑफ अफ्रीका प्रवासियों का घर रहा है। ओंगे, जारवा, सेंटिनेली और अंडमानी। हाँ। और कमाल की बात यह है कि इनके जेनेटिक निशान मतलब इनका DNA करीब 65,000 साल पुराना है। जी हाँ, 65,000 साल। ये वाकई में सोचने पर मजबूर कर देता है। ये समूह उन प्रवासियों के सीधी संतानें हैं जो सबसे पहले अफ्रीका से बाहर निकले थे। अच्छा। और जो बात इसे और भी खास बनाती है वो ये है कि ये लोग भारत की मुख्य भूमि पर बाद में आए लोगों जैसे हड़प्पा सभ्यता के लोग या स्टेपी प्रवासियों से आनुवंशिक रूप से बिल्कुल अलग है। मतलब ये इतिहास का एक जीता जागता कैप्सूल है। बिल्कुल, एक जीता जागता कैप्सूल। अच्छा, तो मतलब एक ही द्वीप समूह पर हमें दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां मिलती हैं। क्योंकि निकोबार के लोगों के बारे में स्रोत कुछ और बताते हैं। बिल्कुल। निकोबार में रहने वाले निकोबारी और शोम्पेन लोगों का वंश मंगोलॉइड है जो दक्षिण पूर्व एशिया से हुए बाद के प्रवासन से जुड़ा है। तो एक ही द्वीप समूह में हमें मानव प्रवासन की दो बिल्कुल अलग लहरें देखने को मिलती हैं जो हजारों सालों के फासले पर हुई। ये अपने आप में एक अनोखी बात है। और ऐसा भी नहीं है कि ये द्वीप हमेशा दुनिया से कटे हुए थे। मैंने पढ़ा कि टॉलमी, मार्को पोलो और यहाँ तक कि चीनी भिक्षु आइचिंग जैसे यात्रियों ने सदियों पहले इनका जिक्र किया है। हाँ, जिक्र तो किया है। तो क्या ये सिर्फ नक्शे पर मौजूद थे या इनका कोई बड़ा ऐतिहासिक महत्व भी था? देखिए, उस समय इनका महत्व समुद्री रास्तों पर इनकी मौजूदगी के कारण था। ये यात्रियों के लिए एक तरह के लैंडमार्क थे। अच्छा। लेकिन दुनिया के लिए ये काफी हद तक एक रहस्य ही बने रहे, खासकर इनके अंदरूनी जीवन और लोगों के बारे में। और यही स्थिति आप कह सकते हैं 1857 तक बनी रही। और उसके बाद इन द्वीपों की किस्मत हमेशा के लिए बदल गई। हमेशा के लिए। हाँ, 1857 का विद्रोह, यहाँ से कहानी एक बहुत ही श्याम मोड़ लेती है। अंग्रेजों ने इन खूबसूरत द्वीपों को पनल कॉलोनी यानी दंड कॉलोनी बनाने का फैसला किया। जी। इसका मतलब क्या था? मतलब एक ऐसी खुली जेल जहां खतरनाक समझे जाने वाले कैदियों को देश से हजारों मील दूर भेज दिया जाता था ताकि वे वहीं सड़ जाएं और मुख्य भूमि से उनका कोई संपर्क न रहे। और सबसे भयानक बात ये थी कि 1858 में जो 200 लोगों का पहला जत्था यहाँ भेजा गया वो कोई डाकू या हत्यारे नहीं थे। कौन थे वो? वे 1857 के स्वतंत्रता सेनानी थे। अच्छा। यहीं से काला पानी की उस दर्दनाक कहानी की शुरुआत होती है जिसका नाम सुनकर ही रूह काम जाती है। लेकिन क्या वहाँ के स्थानीय लोगों ने जो हजारों सालों से वहाँ रह रहे थे इस बदलाव को आसानी से स्वीकार कर लिया? बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा पहलू है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। ग्रेट अंडमानी जनजाति जैसे स्वदेशी समूहों ने अपनी जमीन पर इस बाहरी कब्जे का जमकर विरोध किया। 1859 में उन्होंने अंग्रेजों पर एक बड़ा हमला किया जिसे एबरडीन की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। अच्छा। भले ही वे अपने पारंपरिक हथियारों से
अंग्रेजी बंदूकों का सामना नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने ये साफ कर दिया कि वे अपनी धरती के लिए लड़ेंगे। और फिर एक ऐसी घटना हुई मतलब जिसने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाकर रख दिया होगा। जी हाँ। 1872 में पोर्ट ब्लेयर में भारत के वाइसरॉय लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी गई। बिल्कुल। क्या कह रहे हैं, भारत का वाइसरॉय मतलब उस समय का सबसे बड़ा ब्रिटिश अफसर, और उसकी हत्या एक कैदी ने कर दी, वो भी इतनी दूर एक द्वीप पर। जी हाँ, शेर अली अफरीदी नाम के एक कैदी ने। लॉर्ड मेयो जब पोर्ट ब्लेयर का निरीक्षण कर रहे थे, तभी अफरीदी ने उन पर हमला कर दिया। बाप रे। ये घटना ब्रिटिश राज के लिए एक बहुत बड़ा झटका थी। इसने ये दिखा दिया कि जिसे वे सबसे सुरक्षित और दूर दराज की जेल समझ रहे हैं, वहां भी उनका सबसे बड़ा अधिकारी सुरक्षित नहीं था। पूरे लंदन में तहलका मच गया था। मतलब एक तो देश से इतनी दूर, ऊपर से इतनी भयानक बीमारियां, और ये सब। कैदियों के हालात कैसे थे? हालात अमानवीय थे। मलेरिया और दूसरी बीमारियों से मौतें आम थीं। स्रोत तो ये भी बताते हैं कि कैदियों पर कुनेन जैसी दवाइयों के साथ चिकित्सा प्रयोग भी किए जाते थे, जिसके बहुत गंभीर साइड इफेक्ट्स होते थे। ये जगह सच में एक नरक थी। और इसी बढ़ते असंतोष, कैदियों के भागने की कोशिशों और लॉर्ड मेयो की हत्या जैसी घटनाओं के बाद अंग्रेजों को लगा कि उन्हें एक ऐसी जेल की जरूरत है जहां से कोई भाग ना सके। बिल्कुल। और यहीं से सेल्यूलर जेल की कहानी शुरू होती है। काला पानी। जी, काला पानी। 1896 और 1906 के बीच उस कुख्यात सेल्यूलर जेल का निर्माण हुआ। इसकी बनावट ऐसी थी कि हर कैदी बिल्कुल अकेला रहे, किसी दूसरे से बात तक न कर सके। मकसद सिर्फ सजा देना नहीं था। नहीं, मकसद था स्वतंत्रता सेनानियों के हौसले को पूरी तरह से तोड़ देना। स्थापक सचिंद्रनाथ सान्याल और चटगांव शस्त्रागार छापे के हीरो सुबोध रॉय जैसे बड़े बड़े क्रांतिकारियों को रखा गया था। सही बात है। तो ये जेल सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं थी, ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दमन का सबसे बड़ा और क्रूर प्रतीक बन चुकी थी। बिल्कुल सही। तो एक तरफ ये जेल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दमन का प्रतीक बन चुकी थी, लेकिन दुनिया में बड़ी तेजी से बदलाव आ रहे थे। दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। हाँ, और उसकी लहरें इन दूर दराज के द्वीपों तक भी पहुंचने वाली थी। और बहुत नाटकीय तरीके से। जी। युद्ध के दौरान 1942 में जापानियों ने इन द्वीपों पर कब्जा कर लिया और अंग्रेजों को भागना पड़ा। और फिर इस कहानी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एंट्री होती है। हाँ, 29 दिसंबर 1943 को नेताजी पोर्ट ब्लेयर पहुंचे। ये तो ऐतिहासिक दिन रहा होगा उस धरती पर जिसे अंग्रेज भारतीय क्रांतिकारियों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल करते थे। वहां आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च कमांडर पहुंच रहा था। और अगले ही दिन 30 दिसंबर को उन्होंने जिमखाना ग्राउंड में भारतीय तिरंगा फहराया। वाह! ये एक बहुत ही शक्तिशाली क्षण था। ये पहली बार था जब भारतीय धरती के किसी हिस्से पर ब्रिटिश राज का झंडा हटाकर तिरंगा फहराया गया था। एक मिनट, ये तो कमाल की बात है। हमारे स्रोत बताते हैं कि नेताजी ने द्वीपों को नए नाम भी दिए। जी हाँ। अंडमान का नाम शहीद और निकोबार का नाम स्वराज। मतलब ये सिर्फ नाम बदलना नहीं था, ये एक तरह से भारत की पहली आजाद जमीन थी, है ना, भले ही कुछ वक्त के लिए। आप उसे बिल्कुल सही समझ रहे हैं। ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक कदम नहीं था। अच्छा। नेताजी ने यहाँ आजाद हिंद सरकार की स्थापना की। ये सिर्फ एक निर्वासित सरकार नहीं थी, बल्कि एक ऐसी सरकार थी जिसके पास अपनी जमीन थी। हमारे स्रोत बताते हैं कि इस सरकार की अपनी मुद्रा, अपनी नागरिक संहिता और अपने डाक टिकट भी थे। क्या बात है! ये तो एक समानांतर देश चलाने जैसा था। बिल्कुल। उस वक्त ब्रिटिशों के लिए ये कितना बड़ा, आप कह सकते हैं, वैचारिक झटका रहा होगा, इसकी हम कल्पना ही कर सकते हैं। लेकिन क्या ये तस्वीर उतनी ही अच्छी थी जितनी दिखती है? मेरा मतलब है, द्वीपों पर असल में तो जापानी सेना का नियंत्रण था। वहां के स्थानीय लोगों के लिए ये दौर कैसा था? आपने एक बहुत जरूरी सवाल पूछा है। यहाँ एक संतुलित दृष्टिकोण रखना बहुत जरूरी है। जहाँ एक तरफ ये आजादी का प्रतीक था, वहीं दूसरी तरफ जापानी और भारतीय राष्ट्रीय सेना का कब्जा स्थानीय आबादी के लिए बहुत कठोर साबित हुआ। कैसे? कई स्थानीय लोगों पर अंग्रेजों के लिए जासूसी करने का आरोप लगाकर उन्हें बेरहमी से मार दिया गया, महिलाओं को यौन दास्ता के लिए मजबूर किया गया और हजारों लोगों से हवाई पट्टी जैसी जगहों पर जबरन मजदूरी कराई गई। मतलब आजादी के सपने की स्थानीय लोगों ने बहुत भारी कीमत चुकाई। बहुत भारी कीमत। तो हम देख रहे हैं कि कैसे ये जगह पहले दुनिया से अलग थलग थी,
फिर एक बदनाम जेल बनी और फिर अचानक से ये दूसरे विश्व युद्ध का एक अहम अड्डा बन गई। जी। अब हम पहुंचते हैं 1947 में, जब अंग्रेज भारत छोड़ रहे थे। तब इन द्वीपों का भविष्य क्या था? उनके सामने क्या विकल्प थे? यह एक बहुत ही जटिल स्थिति थी। ब्रिटिशों के सामने कई विकल्प थे। एक कि इन्हें एक क्राउन कॉलोनी बना दिया जाए, यानी सीधे लंदन के नियंत्रण में। अच्छा। दूसरा, इन्हें बर्मा को सौंप दिया जाए क्योंकि ये भौगोलिक रूप से उसके ज्यादा करीब थे। और तीसरा, इन्हें भारत का हिस्सा बना दिया जाए। और मैंने पढ़ा है कि पाकिस्तान ने भी इन पर अपना दावा किया था। ये थोड़ा अजीब लगता है, किस आधार पर? हाँ, ये सच है। पाकिस्तान का दावा था कि ये द्वीप पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश है, उसके ढाका और चटगांव से नजदीक हैं। तो इसलिए इन्हें पाकिस्तान को मिलना चाहिए। हाँ, यही उनका तर्क था। लेकिन अंततः इन द्वीपों को भारत में शामिल करने का फैसला हुआ। इसके पीछे कई रणनीतिक, ऐतिहासिक और जनसांख्यिकी कारण थे। और आज़ादी के बाद इन द्वीपों को एक और नई पहचान मिली, इस बार शरणार्थियों के नए घर के रूप में। बिल्कुल। भारत के विभाजन के बाद पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को बसाने के लिए इन द्वीपों का इस्तेमाल किया गया। 1949 में पाकिस्तानी शरणार्थियों के 19 परिवारों का पहला समूह यहाँ पहुंचा और ये सिलसिला 1961 तक चलता रहा। इसने द्वीपों की डेमोग्राफी को हमेशा के लिए बदल दिया। तो अब सबसे अहम सवाल पर आते हैं, इनका प्रशासनिक दर्जा क्या तय हुआ? जी। यहां से हम सीधे इनके केंद्र शासित प्रदेश बनने की कहानी पर आते हैं। ये प्रक्रिया कैसे हुई? देखिए, आजादी के फौरन बाद जब भारत का संविधान बना तो राज्यों को 4 श्रेणियों में बांटा गया था। पार्ट ए, बी, सी और डी। 4 श्रेणियों में? हाँ, और अंडमान और निकोबार को पार्ट डी राज्य का दर्जा मिला। पार्ट डी राज्य, ये सुनने में बहुत अजीब लगता है। इसका मतलब क्या था? इसे समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि ये सीधे दिल्ली से कंट्रोल होता था, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक चीफ कमिश्नर के जरिए। अच्छा, मतलब केंद्र सरकार का सीधा शासन। बिल्कुल, कुछ वैसा ही जैसा आज चंडीगढ़ या लक्षद्वीप का सिस्टम है। तो ये पार्ट डी वाला सिस्टम बहुत अजीब लगता है। ये कब तक चला और इसे बदलकर आज का केंद्र शासित प्रदेश वाला सिस्टम लाने के पीछे क्या सोच थी? आपने सही सवाल पूछा। ये 4 हिस्सों वाली व्यवस्था बहुत कंफ्यूजिंग और अस्थायी थी। इसीलिए पूरे देश में राज्यों की सीमाओं को फिर से तय करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। हाँ, राज्य पुनर्गठन आयोग। आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट दी, लेकिन अंडमान निकोबार के लिए कोई बड़ा बदलाव नहीं सुझाया। असली बदलाव 1956 में आया। 1956 के संविधान के 7वें संशोधन अधिनियम के साथ। जी, इस अधिनियम ने राज्यों की उस 4 स्तरीय प्रणाली को खत्म कर दिया और भारत को सिर्फ 2 हिस्सों में बांटा, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। अच्छा। और इसी कानून के तहत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को औपचारिक रूप से केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, जिसका प्रशासन सीधे केंद्र सरकार के हाथ में आ गया। और प्रशासनिक विकास यही नहीं रुका। शुरू में तो ये पूरा द्वीप समूह एक ही जिला होता था, है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ी और विकास की जरूरतें बढ़ी, प्रशासन को लोगों के करीब ले जाना जरूरी हो गया। तो फिर जिले बनाए गए। जी, इसी वजह से 1974 में निकोबार को एक अलग जिला बना दिया गया और फिर 2006 में अंडमान जिले को भी 2 हिस्सों में बांट दिया गया, उत्तर और मध्य अंडमान और दक्षिण अंडमान। मतलब विकेंद्रीकरण की एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी। बिल्कुल। तो फिर प्रशासनिक ढांचा तो बन गया, लेकिन अगर हम आज के समय में देखें तो ऐसा लगता है कि इन द्वीपों की पहचान को लेकर एक बार फिर से एक बड़ा बदलाव आ रहा है। हाँ, खासकर नामों के जरिए इतिहास से जुड़ने की कोशिश हो रही है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। 2018 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के तिरंगा फहराने की 75वीं सालगिरह पर 3 द्वीपों के नाम बदल गए। कौन कौन से? रॉस द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया, नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप और हैवलॉक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप रखा गया। शहीद और स्वराज, ये तो वही नाम है जो नेताजी ने दिए थे। जी हाँ, ये सीधे तौर पर नेताजी के विरासत को सम्मान देने और उस इतिहास को फिर से जिंदा करने की एक कोशिश है। और ये सिलसिला रुका नहीं। 2023 में एक और दिलचस्प कदम उठाया गया। हाँ, जब 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों का नाम 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रख दिया गया।
ये इन द्वीपों को राष्ट्रीय गौरव और सैन्य शौर्य के प्रतीकों के साथ जोड़ने का एक बहुत स्पष्ट प्रयास है ना? बिल्कुल। ये संदेश देता है कि ये द्वीप सिर्फ एक खूबसूरत जगह नहीं, बल्कि भारत की वीरता और बलिदान की कहानी का एक अभिन्न हिस्सा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इन द्वीपों का महत्व अब सिर्फ ऐतिहासिक और प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि भविष्य की नज़र से बहुत ज़्यादा रणनीतिक हो गया है? निश्चित रूप से। अगर हम बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो पिछले कुछ सालों में यहाँ रणनीतिक निवेश बहुत तेजी से बढ़ा है। जैसे कि 2019 में नौसैनिक अड्डे INS कोहासा का उद्घाटन हुआ, जो इन द्वीपों की निगरानी क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है। हाँ, पोर्ट ब्लेयर को चेन्नई से जोड़ने वाली पनडुब्बी इंटरनेट केबल बिछाई गई है, जिससे यहाँ की कनेक्टिविटी में क्रांति आ गई है। अच्छा। और जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ हमारा नौसैनिक सहयोग लगातार बढ़ रहा है, जिसमें इन द्वीपों की केंद्रीय भूमिका है। तो इन सब का असल मतलब क्या है? भारत के लिए इसका क्या मायने हैं? इसका मतलब ये है कि ये द्वीप अब भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में उसकी मौजूदगी को मजबूत करने का एक प्रमुख केंद्र बन चुके हैं। हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए इन द्वीपों की रणनीतिक लोकेशन अनमोल है। इसके साथ साथ सरकार पर्यावरण पर्यटन को बढ़ावा देने और स्वदेशी लोगों की सुरक्षा के लिए भी नियम बना रही है, ताकि विकास और संरक्षण के बीच एक संतुलन बना रहे। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सफर वाकई अविश्वसनीय रहा है जी। यह 65,000 साल पुराने निवासियों की भूमि से एक क्रूर दंड कॉलोनी बना, फिर आजाद हिंद सरकार का पहला आजाद क्षेत्र बना, विभाजन के शरणार्थियों का घर बना, और अंत में आज यह भारत का एक ऐसा रणनीतिक किला है जिसका भविष्य बहुत अहम नजर आता है। बिल्कुल। और ये हमारे श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ जाता है। किसी जगह का प्रशासनिक दर्जा बदलना या उसका नामकरण करना सिर्फ एक कागजी या ब्यूरोक्रेटिक कार्यवाही नहीं होती। ये उस जगह के इतिहास, उसकी पहचान और भविष्य को लेकर उसके सपनों को दिखाता है। अंडमान और निकोबार का मामला हमें याद दिलाता है कि कैसे दूर समझे जाने वाले द्वीप भी राष्ट्र निर्माण की बड़ी कहानी में एक केंद्रीय भूमिका निभा सकते हैं।